हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर डिसोल्यूशन के ऑल केसेस पढ़े कि किस टाइप से डिसोल्यूशन किया जाता है, हम कैसे कैसे डिसोल्यूशन करते हैं, क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट, आफ्टर दैट कैपिटल एंड देन बैंक बैलेंस। ठीक है, बैंक अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा जी हमारा इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, कि कोई पार्टनर जब दिवालिया हो जाता है तो उस केस में जो दिवालिया पार्टनर है, मीन्स इंसॉल्वेंट जो पार्टनर है, उसके हिस्से के लॉस को अदर पार्टनर्स कैसे बांटेंगे। ठीक है, मीन्स उसके हिस्से की हानि को कैसे सहन किया जाएगा। ओके, तो इसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर केस। देखिएगा कि यदि रियलाइजेशन अकाउंट द्वारा प्रकट की गई लाभ हानि को साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरण करने के बाद किसी साझेदार के पूंजी खाते का डेबिट शेष है तो वह साझेदार दिवालिया हो जाता है। ठीक है, क्या कहा है कि अगर मान लीजिएगा हम रियलाइजेशन बना रहे हैं और रियलाइजेशन अकाउंट बनाने पर हमारे रियलाइजेशन अकाउंट का जो बैलेंस आता है वो लॉस में चला जाता है। ठीक है, वो अगर लॉस में चला जाता है और हम उसको कैपिटल अकाउंट में डालते हैं और कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वहाँ से भी किसी पार्टनर का अगर बैलेंस है वो लॉस मतलब नेगेटिव बैलेंस आ जाता है या डेबिट बैलेंस आ जाता है, तो उस केस में उसके हिस्से की जो हानि है, ठीक है, इट मीन्स जो तो इसमें बोला जाएगा कि कोई पार्टनर दिवालिया हो गया है। जिस भी पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस डेबिट आएगा तो इट मीन्स क्या हो माना जाएगा कि वो पार्टनर क्या हो गया है, दिवालिया हो गया है। ठीक है, तो उसके पूंजी खाते द्वारा प्रदर्शित इस कमी को अन्य गैर दिवालिया साझेदारों को करना होगा। मीन्स कहने का क्या है कि दोबारा फिर बताती हूँ मैं आप लोगों को, रियलाइजेशन अकाउंट में जो प्रॉफिट और लॉस आया है उसको हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद अगर किसी पार्टनर का बैलेंस, कैपिटल का जो बैलेंस है वो लॉस में आ जाता है तो उस केस में क्या किया जाएगा, लॉस में मीन्स नेगेटिव डेबिट बैलेंस आ जाता है। तो जिस भी पार्टनर का डेबिट बैलेंस आता है तो वो पार्टनर दिवालिया माना जाता है। ठीक है, तो उसके पूंजी खाते द्वारा प्रदर्शित जो ये कमी होगी इसको अन्य गैर दिवालिया साझेदारों को सहन करना होगा। क्लियर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि दिवालिया साझेदार के पूंजी खाते द्वारा प्रदर्शित जो कमी है, ठीक है, इट मीन जो डेबिट बैलेंस है उसको अदर पार्टनर्स किस रेशो में डिवाइड करेंगे, ठीक है, या किस रेशो में सहन करेंगे। तो यहाँ पर हमने जिस टाइम पार्टनरशिप डीड पढ़ी थी तो उसमें एक पॉइंट आया था गर्नर वर्सेस मुर्रे के नियम का पालन। ठीक है, तो वो नियम कब अप्लाई होता है, जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा एक पार्टनर या दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके हिस्से को सहन करने के लिए, ठीक है, तो उसके हिस्से को सहन करने के लिए क्या रहेगा, गवर्नर वर्सेस मर्रे का नियम अप्लाई होगा। ठीक है, तो गवर्नर वर्सेस मर्रे के विवाद में दिए गए निर्णय से पूर्व अन्य साझेदार इस हानि को लाभ हानि विभाजन अनुपात में सहन करते थे। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस केस में गवर्नर वर्सेस मुर्रे का नियम अप्लाई होता है। और मतलब कहने का कि गवर्नर वर्सेस मुर्रे का नियम क्या था कि उस विवाद में ये डिसीजन लिया गया था कि गवर्नर और मर्रे पार्टनर्स थे और उनमें से एक पार्टनर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया और जो केस चला जाता है कोर्ट में। तो कोर्ट ने जो डिसीजन लिया, ठीक है, तो वो डिसीजन क्या था कि अन्य साझेदार इस हानि को लाभ विभाजन अनुपात में सहन करते थे। क्या कहा
कि गवर्नर बनाम मुर्रे के विवाद में दिए गए निर्णय से पहले, ठीक है, जिस टाइम गवर्नर और मर्रे का नियम अप्लाई हुआ उससे पहले क्या होते थे कि अदर पार्टनर जो इंसॉल्वेंट पार्टनर के लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस में सहन करते थे। परंतु जिस टाइम गवर्नर वर्सेस मुर्रे का नियम अप्लाई हुआ तो उसमें डिसीजन लिया गया कि किसी साझेदार के दिवालिया घोषित होने से हुई हानि पूंजीगत हानि है, अतः इस हानि को अन्य साझेदार अपने लाभ विभाजन अनुपात में सहन न करके पूंजी के अनुपात में सहन करेंगे। ठीक है, तो क्या है कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके हिस्से के लॉस को अदर पार्टनर कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, अब बात आती है कि क्या था गवर्नर वर्सेस मर्रे का नियम। ये है कि देखो यहाँ तीन पार्टनर थे, गवर्नर, मर्रे और विलिकन्स। ठीक है, तीन पार्टनर थे, तीनों का पूंजी में काफी अंतर था। ठीक है, इट मीन उनके कैपिटल में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, परंतु वे समान समान अनुपात में लाभ विभाजन करते थे। ठीक है, जिस तिथि को विलिकन्स दिवालिया हुआ, यहाँ पे दिवालिया कौन हो जाता है, विलिकन्स दिवालिया हो जाता है, उस दिन उनके पूंजी खातों के शेष निम्नलिखित थे। जिस डेट पे उनका बैलेंसेस निकाले और ये पता चला कि विलिकन्स दिवालिया हुआ है, तो उस टाइम उनके कैपिटल के बैलेंसेस क्या थे, गवर्नर के थे 25,000 पाउंड, ठीक है, मर्रे के थे 314 पाउंड क्रेडिट में थे ये, और विलिकन्स के थे 363 पाउंड। ठीक है, ठीक है, गवर्नर का क्रेडिट था, मर्रे का भी क्रेडिट बैलेंस था और विलिकन्स का डेबिट बैलेंस था। ठीक है, तो वसूली की जो हानि है वो 636 पाउंड हुई, मतलब जो भी असेट्स और लाइबिलिटीज थी उनको सेल करने के बाद लास्ट जो बैलेंस था वो 636 पाउंड बच गया। ठीक है, तो उसे समान अनुपात में बांटने के बाद विलिकन्स के कैपिटल का जो डेबिट बैलेंस है वो 475 पाउंड हो गया। मीन्स कहने का क्या, उनका कैपिटल का बैलेंस ये रहा, लॉस इतना हो गया, उसको भी उनके कैपिटल अकाउंट में डाल दिया गया, और आफ्टर दैट विलिकन्स का जो बैलेंस है वो 475 पाउंड हो गया। ठीक है, इट मीन्स डेबिट बैलेंस हो गया, तो विलिकन्स दिवालिया हो गया और उसकी निजी संपत्तियों से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इट मीन्स उसकी जो अपनी प्राइवेट असेट्स थी उनसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। गवर्नर ये चाहते हैं कि विलिकन्स के खाते की इस 475 पाउंड की हानि को लाभ विभाजन अनुपात में या समान अनुपात में सहन किया जाना चाहिए। देखो, गार्नर और मर्रे तो चाहेंगे ही कि जो लॉस हुआ है उसको इक्वल इक्वल बांटा जाए, क्यों, क्योंकि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल इक्वल था। बट मर्रे ने ये तर्क दिया कि विलिकन्स के दिवालिया होने के कारण जो हानि हुई है वो बिजनेस लॉस नहीं होकर के कैपिटल लॉस है। ठीक है, इसलिए इसे कैपिटल के अनुपात में सहन करना चाहिए। क्लियर। ठीक है, तो अब कहते हैं विवाद को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अब ये केस है जो कोर्ट में चला गया, और अब कोर्ट में जस्टिस जायज द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि रियलाइजेशन द्वारा प्रकट हानि को सभी साझेदार अपने लाभ विभाजन अनुपात में विभाजित करेंगे और गैर दिवालिया साझेदार अपने हिस्से की वसूली की हानि को नगद में लेकर के आएंगे। ठीक है, मतलब जो डिसीजन लिया गया कोर्ट में वो क्या रहा, रियलाइजेशन अकाउंट में के द्वारा जो हानि प्रकट हुई है उसको सभी साझेदार अपने लाभ हानि विभाजन अनुपात में विभाजित करेंगे। ठीक है, रियलाइजेशन का लॉस तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में रहेगा और गैर दिवालिया साझेदार अपने हिस्से की वसूली की हानि को नगद में लेकर के आएगा। दूसरा पॉइंट क्या रहा फिर, दूसरा डिसीजन कि दिवालिया साझेदार के पूंजी खाते द्वारा प्रदर्शित जो भी कमी रहेगी उसको सभी गैर दिवालिया साझेदार अपने पूंजी के अनुपात में सहन करेंगे। क्लियर। पूंजी का अनुपात फर्म के विघटन से पूर्व बनाए गए स्थिति विवरण में दिखाई गई पूंजी के आधार पर निकाला जाएगा। क्लियर। जो पूंजी का अनुपात है फर्म के विघटन से पूर्व बनाए गए स्थिति विवरण में दिखाई गई पूंजी के आधार पर निकाला जाएगा। मीन्स जो रेशो रहेगा कैपिटल का वो फर्म को डिसॉल्व करने से पहले जो हमारी बैलेंस शीट थी उस बैलेंस शीट में जो कैपिटल दिखा रखी थी उस कैपिटल का रेशो ही हमारा क्या रहेगा, पूंजी का अनुपात रहेगा। ठीक है, अब बात आती है कि कैपिटल का अनुपात निकालने के लिए क्या क्या जरूरी बातें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, और वो क्या है कि साझेदारों की कैपिटल फिक्स्ड है या फिर फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो यदि साझेदारों ने स्थायी पूंजी पद्धति अपनाई है, इट मीन फिक्स कैपिटल मेथड अपना रखा है, तो कैपिटल
स्थिति विवरण में लिखी हुई होगी, उसी के अनुपात में जो दिवालिया साझेदार की कमी को, इट मीन्स इंसॉल्वेंट पार्टनर्स की कमी इट मीन्स उसको लॉस है जो, उसको बांटा जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है बेटा जी, जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं तो हमारी कैपिटल हमेशा सेम रहती है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस सेम रहती हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या रहेगा कि जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड यो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस हैं, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं कि रिजर्व्ड प्रॉफिट एंड लॉस, अदर रिजर्व्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इससे संबंधित जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारी किस में चली जाती हैं? करंट अकाउंट में चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। और कैपिटल में सिर्फ कैपिटल आती है, और जो करंट अकाउंट होता है उसमें अदर ऑल ट्रांजेक्शन आ जाएंगी। ठीक है, और हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड सभी। ठीक है, अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स नहीं है, इट मीन्स फ्लक्चुएटिंग है, तो उस केस में क्या रहेगा? यदि साझेदारों ने परिवर्तनशील पूंजी पद्धति अपनाई है तो सभी संचित लाभ हानियां, जितने भी हमारे प्रॉफिट्स और रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब हैं, तो के वो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद, जो भी लास्ट बैलेंस आएगा उसी बैलेंस को क्या मान लिया जाएगा? अनुपात मान लिया जाएगा। उन्हीं के अनुपात में दिवालिया साझेदार की कमी को बांटा जाएगा। नेक्स्ट आता है इस नियम का भारत में यूज। साझेदारी अधिनियम 1932 गार्नर बनाम मर्रे के विवाद में दिए गए निर्णय का विरोध नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है जो 1932, वो गार्नर वर्सेस मुर्रे के नियम को विरोध नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या करता है? वो उसको अप्लाई करता है। ठीक है, और इसलिए अगर क्वेश्चन में कोई स्पष्ट इंस्ट्रक्शन नहीं दे रखी है तो क्वेश्चन सोल्व करते टाइम इसी नियम को फॉलो करना है। ठीक है, अगर हमें स्पेशल मेंशन नहीं दे रखी है गर्नर वर्सेस मुर्रे के रूल के रिगार्डिंग, तो हमने ये रूल अप्लाई करना है। ठीक है, परंतु यदि भारत में यह नियम कुछ परिवर्तन के साथ लागू किया जाता है, परिवर्तन क्या है? वो है कि भारत में वसूली खाते की हानि को गैर दिवालिया साझेदारों द्वारा नकदी में लाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्या है कि भारत के में वसूली खाते की जो हानि है, रिलायंस अकाउंट के जो लॉस है, उसको गैर दिवालिया साझेदारों द्वारा नकदी में लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाद में इसे उन्हीं साझेदारों को लौटाना होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, कि पहले हम उससे उनसे कैश मंगवा लें और फिर बाद में उनको देना पड़े, तो कैश में लाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, इसलिए दिवालिया साझेदारों की पूंजी खाते की कमी को अन्य गैर दिवालिया साझेदारों में उनके पूंजी के अनुपात में ही विभाजित करना चाहिए। ठीक है, दूसरा होगा, अगर क्वेश्चन में स्पेशल मेंशन नहीं है कि गार्नर वर्सेस मुर्रे का नियम अप्लाई करना है, ठीक है, या क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि गार्नर वर्सेस मुर्रे का नियम अप्लाई करना है, तब तो वसूली की हानि को गैर दिवालिया साझेदार नकद में लाएंगे, अदरवाइज नहीं लाएंगे। ठीक है, ये अगर कहा गया होगा तो वो उसको कैश में लाएंगे, कि गार्नर वर्सेस मर्रे का रूल जो अप्लाई करना है तो नगद में लाएंगे, अगर नहीं कह रखा है तो उसको नगद में नहीं लेकर के आएंगे। ठीक है बेटा जी, ये चीज़ें हैं, एक दो बार बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या था, गार्नर वर्सेस और मर्रे का नियम। Garner, Murray and Wilkins are equal partners. The following was the position after dissolution but before settlement of accounts. ठीक है, ये है डिसोल्यूशन के बाद की पोजीशन है, परंतु अकाउंट्स का सेटलमेंट नहीं किया, सेटलमेंट पेमेंट वगैरह नहीं की है। ठीक है, असेट्स कैश बैलेंस है, विलिकन्स डेबिट बैलेंस दे रखा है 263 पाउंड, रिलायंस का लॉस है, कैपिटल गार्नर और मर्रे का दे रखा है। ठीक है, विलिकन्स प्रूव्ड to be bankrupt, okay, and couldn't contribute anything towards his capital deficiency, और वो अपनी कैपिटल की डेफिशिएंसी के रिगार्डिंग कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी लेजर अकाउंट्स सो एज टू शो द फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पार्टनर्स। ठीक है,
क्या कहा है, नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाने हैं ताकि कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। ठीक है, तो बात आती है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले क्या रहेगा, कैश बैलेंस का हम अलग से अकाउंट बनाते हैं। रियलाइजेशन का लॉस है हमारे पास 636, हम इस लॉस को आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो देखो टू बैलेंस बीडी हो गया, लॉस 636 डेबिट साइड में आ जाएगा, कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तीनों इक्वल इक्वल थे तो 212 212 212 तीनों में बट गया। फिर हमने कैपिटल अकाउंट बनाया। ओपनिंग बैलेंसेस था गार्नर वर्सेस गार्नर और मरे का। गार्नर 2500 और मरे 314, ये क्रेडिट बैलेंस है, और विलिकंस का डेबिट बैलेंस था 263। ठीक है, फिर हमने लॉस ट्रांसफर कर दिया। ओके, अब लॉस कौन से वाला ट्रांसफर कर दिया कि क्या कहा गया था कि जो उसका लॉस है अदर पार्टनर्स किस रेशो में लेकर के आएंगे। वैसे हमारे पास बैंक बैलेंस रियलाइजेशन का लॉस था, ये तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। ठीक है, तो रियलाइजेशन लॉस है वो कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस। ठीक है, तीनों डाल दिए। फिर हम क्या करेंगे, अब बैलेंसेस निकालते हैं कि किसको कितना पेमेंट करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या रहेगा कि देखिए वर्किंग नोट में क्या लिखा है, गर्नर एंड मर्रे हैव बोथ देयर शेयर्स ऑफ रियलाइजेशन लॉस इन कैश। ठीक है, कि रियलाइजेशन का जो लॉस हुआ, अब क्वेश्चन में हमें इन्होंने क्लियर कट नहीं कहा कि गार्नर और मर्रे का रूल अप्लाई करना है। ठीक है, तो जब गार्नर और मर्रे का रूल अप्लाई करने के लिए नहीं कहा गया है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसको नगद में लाएंगे। ठीक है, देखो ऊपर जो हमारा वर्किंग नोट था उसमें लिखा हुआ है कि यदि प्रश्न में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि गार्नर बनाम मर्रे के नियम का पालन करना है तब तो वसूली की हानि को गैर दिवालिया साझेदार नकदी में लाएंगे, अदरवाइज नहीं लाएंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में नहीं लिखा इन्होंने कि उसको फॉलो करना है तो वो नकदी में नहीं लाएंगे, डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखें अब उनका जो लॉस था दोनों का, गार्नर और मर्रे का 212 212 है, तो यहाँ कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय कैश लॉस बोट इन कैश 212 और 212 रुपये। ठीक है, और ये दोनों मिल करके फिर बैलेंसेस निकालो। अब देखो विलिकंस का जो डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस कितना बनाया है, ओपनिंग बैलेंस तो 263 था डेबिट बैलेंस, रियलाइजेशन का लॉस हो गया 212, तो टोटल हो गई 475 रुपये। अब इस 475 को किस रेशो में बांटेंगे, उनके कैपिटल के रेशो में वो लोग बांटेंगे। ठीक है, तो कैपिटल के रेशो में बांट देंगे तो क्या रहेगा, उनका कैपिटल जो बैलेंस शीट में दे रखी है, बैलेंस शीट में 25 और 314 हैं, तो ये हो जाएगी 25 और 314 क्या रेशो बांट में जो भी रेशो निकल के आएगा उसको 475 में बांट देंगे। ठीक है, 475 रुपये एंट्री क्या हो जाएगी, क्योंकि दोनों देंगे और विलिकंस को मिलेगी। ठीक है, तो गार्नर डेबिट मर्रे डेबिट टू विलिकंस, तो टू विलिकंस लिखेंगे तो गार्नर और मर्रे के कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे, और इधर क्रेडिट साइड में बाय गार्नर लिखेंगे। ठीक है, तो बाय गार्नर और बाय मर्रे लिखेंगे तो विलिकंस के अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से बेटा जी लॉस बियर किया जाएगा और फिर बैलेंसेस निकाल देंगे और अदर पार्टनर्स को कैश में पेमेंट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कैश अकाउंट बन जाएगा फिर लास्ट में और दोनों का टोटल इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यस, A, B and C were in partnership sharing profit and loss in the ratio of 3:1. The balance sheet of the firm as at the date of dissolution was as follows. ठीक है, असेट्स हैं कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखे हैं, स्टॉक फर्नीचर इस टाइप से सब कुछ दे रखा है। ठीक है, कहता है प्लांट एंड मशीनरी was sold for 23,420 and building was sold for 33,200। ठीक है, ये हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में चली जाएंगी। स्टॉक was sold for 20% less than its book value, bad debts amounted to this and furniture is this। ठीक है, discount of 800 is received on payment of creditors, outstanding creditors not provided for amounting to 2500 were also paid, the expenses of realization amounted to 1200। ठीक है,
सी बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ही couldn't pay only he could pay only 20 paise in a rupee. Prepare ledger account to close the books of the firm following Garner versus Murray rule. ठीक है, तो बेटा जी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस इन्होंने पहले ही निकाल के दिखा रखा था, अब यहाँ पे हमने निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस, इसमें लॉस आ गया, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया हमने, लॉस आया उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स थे वो ट्रांसफर कर दिए। देखिएगा ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का 84,000 50,000 ए और बी का, सी का बैलेंस डेबिट था, रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर कर दिया, किसी पार्टनर ने कोई असेट्स ली है या लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया वो लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा था कि ए ने फर्नीचर लिया 4500 रुपये में, दूसरा आ गया टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस, ये लॉस आ गया रियलाइजेशन अकाउंट का। ठीक है, अब उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या होगा, बाय बैंक अकाउंट रियलाइजेशन लॉस ब्रॉट इन कैश। ठीक है, अब रियलाइजेशन का जो लॉस था 24,000 और 16,000 रुपये ए और बी पार्टनर कैश में लेकर के आएंगे। ठीक है, तो ये दोनों तो अपना कैश में लेकर के आ गए। अब बात आती है कि सी का बैलेंस कितना बनता है। ठीक है, तो सी का आता है हमारे पास डेबिट बैलेंस 14 और 8 22,000, उसमें से 2,000 घटा करके कितने रह जाते हैं, 20,000। ठीक है, अब देखिएगा नीचे दे रखा है बैंक बैलेंस ना, ये सारे ट्रांजेक्शन दे रखी है कि क्वेश्चन में गार्नर वर्सेस मुर्रे का रूल अप्लाई करने के लिए बोला गया है, अतः सक्षम साझेदारों से वसूली की हानि को नगद मंगवाया जाएगा। ठीक है, नगद में लेके आ जाते हैं और फिर डेबिट बैलेंस 14,000 रुपये, इस अकाउंट के 8,000 रुपये की वसूली की हानि को डेबिट करने और 2,000 रुपये रिजर्व क्रेडिट करने के बाद 20,000 रुपये डेबिट बैलेंस से बच जाता है। देखो सी का बैलेंस मैंने बताया 14 और 8 22,000 रुपये डेबिट बैलेंस था, 2,000 रुपये क्रेडिट आया है, तो रह जाते हैं 20,000 रुपये। ठीक है, तो इस 20,000 रुपये में से उन्होंने कहा है कि सी के पैसे में से 20 पैसे ही रिसीव हुए हैं, तो 20,000 का 20% 20 पैसे इन रुपये का मतलब है 1 रुपये में से 20 पैसे ही रियलाइज हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 20% रियलाइज हुए हैं, तो 20,000 का 20% 4,000 हो जाता है, तो किसी की कैपिटल से 4,000 आए हैं। ठीक है, तो उसमें क्या लिखेंगे, बाय बैंक लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट में बाय बैंक रिकवरी 4,000 रुपये। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या रहेगा, सी के बैलेंस अब कितना बच जाता है, 20,000 में से 4,000 और ये घटा दो, 16,000 रुपये की रिकवरी बनती है। अब 16,000 रुपये को कौन लेकर के आएगा, ठीक है, अदर पार्टनर्स अपने कैपिटल के रेशो में लाएंगे। अब उनका कैपिटल का रेशो क्या बनता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं पार्टनर्स का बैलेंस कितना है। ए का 84,000 तो ओपनिंग बैलेंस था, 6,000 रुपये जनरल रिजर्व हो गया, 84 और 6 90,000 हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ इसका हो गया 54,000 रुपये। ओके, तो 54,000 रुपये को अब फिर उनके उसमें जनरल रिजर्व और ऐड कर देते हैं, ये ऐड हो गया 90 और 54, इनका रेशो बन गया 5 और 3 का, तो 16,000 को 5 और 3 के रेशो में बांट दिया और फिर इसको हम कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। ठीक है, तो बाय बैंक रियलाइजेशन लॉस बोट इन कैश 24,000 और 16,000 रुपये। ठीक है, इधर हो जाएगा इन दोनों का, ना सॉरी 24 और 16 नहीं, कितना आया था 10 और 6,000। ठीक है, तो अदर ये पार्टनर्स ले आएंगे, बाय एज कैपिटल अकाउंट और बाय बीज कैपिटल अकाउंट सी के अकाउंट में हो जाएंगे और इधर टू सीज कैपिटल अकाउंट ए और बी के में हो जाएंगे। फिर हम इनका बैलेंसेस निकाल देंगे, फाइनल पेमेंट कितने कितने करनी है। ठीक है, आफ्टर दैट बैंक बैलेंस जैसे अभी करते आए थे। ओके।